हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः जनरल स्टडीज में। तो दोस्तों, भारत के इतिहास की जो सीरीज मेरे द्वारा चलाई गई, ठीक है, उसमें 3 क्लासेस में आपको पहले दे चुका हूं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं नवपाषाण काल। ठीक है, हमने पूरा पाषाण काल देखा था, मध्य पाषाण काल देखा था। आज की जो मुख्य विषय है वो है नवपाषाण काल। इसमें देखेंगे, ठीक है, नवपाषाण काल में क्या क्या चीजें हुई थी, क्या नया हुआ था। उसके पश्चात हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं नवपाषाण काल। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और साथ ही आप किसी भी एग्जाम के लिए यदि तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको देखो पॉलिटिकल क्लासेस भी मैं दे रहा हूँ इसके माध्यम से। मतलब पहले 3 दिन में आपको इतिहास और अगले 3 दिन आपको पॉलिटिकल क्लासेस रहेंगे। साथ ही रोजाना शाम को 9 बजे, ठीक है, द 5 मिनट शो करके एक सीरीज मेरे द्वारा शुरू की गई है। उसमें आपको रोजाना 5 क्वेश्चन पूरे विस्तार पूर्वक, ठीक है, आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो देखना ना भूलें उसको। देखो नवपाषाण काल, ठीक है, मुख्य विशेषता क्या थी इस काल की। एक तो देखो खाद्य उत्पादक, ठीक है, प्लस संग्राहक तो था ही, ठीक है, प्लस संग्राहक। मतलब अब ये स्वयं उत्पादन करने लगा मानव। ठीक है, ये एक ऐसा काल था जब मानव स्वयं भोजन का उत्पादन करने लगा। ठीक है, यानी कि कृषि करना उसने आरंभ कर दिया। इस लाइन को याद रख लो तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, क्वेश्चन आता है किस काल में मानव द्वारा कृषि को अपनाया गया था। ठीक है, तो किस काल में? नवपाषाण काल में। खाद्य उत्पादक है। अभी तक हमने देखा था सामाजिक संरचना क्या थी, केवल खाद्य संग्राहक। ठीक है, वो भी कैसा? आखेटक और खाद्य संग्राहक, यानी कि पशुओं को मारना और उनके मांस को संरक्षित रखना मानव की विशेषता थी। लेकिन इस काल में क्या हो गया, ये खाद्य उत्पादक, यानी कि मानव ने कृषि करना आरंभ कर दिया। ठीक है, और सबसे पहले जो कृषि का साक्ष्य मिलता है किस काल का मिलता है? नवपाषाण काल का। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इस काल को खाद्य उत्पादक काल, यानी कि कृषि करना आरंभ कर दिया, और संग्राहक काल इसको माना जाता है। ठीक है, और इसी काल में देखो इसकी दूसरी विशेषता और क्या थी? पहिए का आविष्कार। ठीक है, पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। एक में आपको शायद लिखा ही नहीं था, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार, आग का सर्वप्रथम प्रयोग मानव द्वारा किया गया था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। देखो भारतीय उपमहाद्वीप में यदि देखें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है, पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत, ठीक है, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक मेहरगढ़ स्थान है। ठीक है, मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ नामक स्थान से, ठीक है, इस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मतलब ये पहला स्थान है जहां पर कृषि संबंधी पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक है, कृषि संबंधी पहला साक्ष्य, यानी कि इस काल में जब कृषि हुई थी तो कहां पर हुई थी? सबसे पहले मेहरगढ़ में। ठीक है, कृषि संबंधी, ध्यान रखिएगा, कृषि संबंधी पहला साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहां पड़ता है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, नवपाषाण काल में कृषि संबंधी पहला साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। ठीक है, या फिर भारतीय उपमहाद्वीप में कहां से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। तीसरा बनेगा मेहरगढ़ पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित? ठीक है, तो ऐसे प्राचीन जो स्थल है उनके बारे में इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे आपने पहले क्वेश्चन देखे होंगे, हड़प्पा किस प्रांत में स्थल स्थित है? ठीक है, मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित? तो इस तरह से देखो मेहरगढ़ पूछा जा सकता है किस प्रांत में स्थित। ठीक है, तो यहाँ से प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से। अगला देखो, इसमें जो इस काल के लोग मृद भांड का उपयोग नहीं करते थे। ठीक है, मृद भांड का उपयोग नहीं करते थे, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब यहां तक का अभी प्रचलित नहीं हुआ था। ठीक है, मृद भांड का उपयोग नहीं करते थे, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, पत्थर के औजार प्रयोग में लाए जाते। ठीक है, पत्थर के औजार, क्योंकि देखो पाषाण काल है, पत्थर के औजार, ठीक है, प्रयोग होते थे। ठीक है, लेकिन इनकी विशेषता क्या थी? पॉलिशदार होते थे इनमें। ठीक है, पॉलिशदार पत्थर के औजार प्रयोग में लाए जाते। ठीक है, पॉलिशदार औजार ये होते थे जो पत्थर के, ठीक है, इनको प्रयोग में लाया जाता, ध्यान रखना है आपने। इसके अलावा पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग प्रमुख था। ठीक है, पत्थर की कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी का प्रयोग, तो मानव द्वारा पत्थर की कुल्हाड़ी, ठीक है, तो कुल्हाड़ी का प्रयोग किस काल में किया गया था? नवपाषाण काल में। देखो एक क्वेश्चन और बनता है कि मानव द्वारा किस काल में सर्वप्रथम कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था? ठीक है, भले ही पत्थर की थी, लेकिन किस काल में सबसे पहले इसको प्रयोग में लाया गया? नवपाषाण काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो इसमें फैक्ट है, देखो एक स्थल है नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद।
ठीक है, चिरांद जो कि कहां पड़ता है, बिहार में। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया यूकेपीएससी द्वारा कि चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद किस राज्य में स्थित है, ठीक है, बिहार में स्थित है। यहां से अनेक उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है, यहां से चिरांद से, ठीक है, यहां से हड्डी के अनेक उपकरण, ठीक है, अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहां से हुए, देखो चिरांद जो कि बिहार में पड़ता है, यहां से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और हिरण के सींग के उपकरण भी प्राप्त हुए, ठीक है, हिरण के सींग, ठीक है, हिरण के सींग के उपकरण भी इसमें शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा चिरांद प्राचीनतम स्थल या फिर पुरा स्थल या फिर नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद भारत के किस राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो कहां पड़ता है, देखो बिहार में, ठीक है। आपको ऑप्शन दे देगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान रखना है कहां से प्राप्त हुए हैं, चिरांद जो कि बिहार में, ठीक है। अगला देखो, तो नवपाषाण काल में जो मेहरगढ़ है, ठीक है, ध्यान रखना आपने, मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ के लोग अधिक उन्नत थे, ठीक है, अधिक उन्नत थे, मतलब ज्यादा सक्षम थे अन्य की अपेक्षा, ठीक है, उन्नत थे यानी कि थोड़ा ज्यादा उन्होंने प्रगति करी थी, ठीक है। साथ ही देखो कृषि में गेहूं, जौ, ठीक है, और कपास यानी कि रुई, ठीक है, इसका उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ और कपास का उत्पादन करते थे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, करते थे। तो ये आपने फैक्ट यहां तक ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो इस युग के उपकरण, ठीक है, इस युग के उपकरण यानी कि औजार, ठीक है, उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं, बिहार के अतिरिक्त देखो जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं, जम्मू से प्लस उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखो जो मतलब ये पट्टी जैसी है ना, देखो यहाँ नागपुर से भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, नागपुर प्लस बिहार इत्यादि इन जगहों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। भारत में ध्यान रखना आपने, प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा अनुमान लगाओ, देखो जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भी कृषि से परिचित थे, वो भी खेती किया करते थे। साथ ही देखो मछली उत्पादन, मतलब मछलियों को मारना भी उनका एक पेशा था। वहीं पर गर्त आवास में रहते, ठीक है, गर्त आवास यानी कि गड्ढों के घर बनाकर रहते थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में गर्त आवास आपको मिलेंगे, जो गड्ढों के घर है वहां पर रहते, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा, नागपुर और बिहार, यहाँ से भी कई सारे जैसे कुल्हाड़ी है, वसूले इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इसी युग में, ठीक है। इसी काल में ये भी आपने ध्यान रखना है, पश्चिम एशिया, ठीक है, पश्चिम एशिया में नई तकनीक का विकास हुआ, ठीक है, भारी तकनीक का विकास हुआ, नई, ठीक है, तकनीकी विकसित हुई का विकास हुआ, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, नई तकनीक का विकास हुआ था, जिसमें देखो खेती, बुनाई, जैसे खेती है, ठीक है, बुनाई है, तो ये इसलिए लिखा रहा हूं तो क्योंकि ये पूछा जाएगा, बुनाई है, कुंभकारी है, ठीक है, कुंभकारी है। उत्तर नवपाषाण काल की बात हो रही है, ठीक है, मतलब नवपाषाण काल शुरू हुआ, शुरू होने के पश्चात जब उसका अंत होने, मतलब नवपाषाण काल के पश्चात जब ताम्रपाषाण काल आना था, उससे कुछ समय पहले, ठीक है, देखो बुनाई, कुंभकारी इत्यादि, ठीक है। साथ ही इसमें देखो भवन निर्माण, तो मानव ने भवन निर्माण कला भी सीख ली, ठीक है, भवन निर्माण, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन ये भी शुरू कर दे, ठीक है। और लेखन कौशल विकसित हुआ, लेकिन ये पढ़ा नहीं गया, ठीक है, विकसित हुआ, ठीक है, लेखन कौशल विकसित हुआ। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है, इसके जस्ट बाद जो शुरू हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, वहां पर आपको कई सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। लिपि प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में, भाव चित्रात्मक लिपि, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन वो लिखते थे। ये मतलब ये तो तय है कि वो लिखा करते, भले हम उसे पढ़ नहीं पाए आज तक, ठीक है। उनकी कोई ना कोई ऐसी लिपि विकसित हो चुकी थी, ठीक है। तो इसी काल में देखो भारी तकनीक का विकास हुआ। ये पश्चिम एशिया की बात हो रही है, ठीक है, पश्चिम एशिया में ऐसी चीजें हुई थी, लेकिन भारत में धीरे धीरे ये विकसित हुई, ठीक है। इसके पश्चात भारत में विकसित हुई थी। तो ध्यान रखना, देखो इस काल में पश्चिम एशिया में भारी तकनीक का विकास हुआ था, जिसमें खेती, बुनाई, कुंभकारी, भवन निर्माण, ठीक है, पशुपालन, लेखन कौशल इत्यादि का विकास भारी मात्रा में हुआ था। देखो पाषाणकालीन आवास, ठीक है, पाषाणकालीन आवास जो मानव के रहने के स्थल जो पाषाण काल के मिले, ठीक है, पाषाण काल जिसमें भले ही आप पूरा पाषाण काल देखें या फिर मध्य पाषाण काल देखें या फिर नव पाषाण काल देखें, ठीक है, इस काल के प्रत्येक आवास कहां पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा मिले हैं, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में प्राप्त
हुए हैं। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों? देखो मैदानी क्षेत्रों में पत्थरों का थोड़ा अभाव रहता है, ठीक है, इतनी आसानी से पत्थर मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में देखो आसानी से पत्थर मिल जाते हैं, छोटी छोटी नदियां आसानी से मिल जाती हैं, ताकि वहां पर पानी की जरूरत को पूरा किया जा सके और साथ ही अपने औजार बनाने की जरूरत को पूरा किया जा सके। ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्रों में जो पशु इत्यादि, ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में वो भी आसानी से मिल जाते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए इनके आवास पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा प्राप्त हुए। ठीक है, क्योंकि ये केवल पत्थर, क्योंकि ये पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः पत्थर के औजारों पर आश्रित थे। ठीक है, पत्थर के औजारों पर आश्रित थे। ठीक है, आश्रित थे मतलब केवल पत्थर के ही औजार इनके पास थे, तो इसलिए ज्यादातर ये पर्वतीय क्षेत्रों में रहते। और इसी कारण क्योंकि पत्थर के औजार ही पर आश्रित थे और पानी की सुविधा आसानी से मिल जाती। ठीक है, पशु इन्हें शिकार के लिए, आखेट के लिए आसानी से प्राप्त हो जाती है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों से दूर जाकर अपनी बस्ती नहीं बनाते थे। ठीक है, आपने उत्तराखंड में भी देखा होगा, उत्तराखंड में भी जो गुफाएं हमें प्राप्त हुई हैं बजाय मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है, कोई भी गुफा हमें मैदानी क्षेत्रों में नहीं मिली, लेकिन देखो सारी की सारी कहाँ मिली है, या तो नदी घाटी मतलब नदियों के किनारे हैं, और पूरी पर्वतीय क्षेत्रों में देखो जो भी अल्मोड़ा से प्राप्त गुफाएं हैं सारी लगभग सुयाल नदी के तट पर। ठीक है, और चमोली में अलकनंदा या फिर उसकी सहायक नदियों के तट पर। दो जरूरतें, एक पानी की जरूरत और दूसरा आसानी से देखो चट्टानों में मतलब पत्थर भी रहते हैं। ठीक है, उनके आधार पर, ठीक है, उनको काट कर तराश कर वहां पर रहने के लिए गुफानुमा आकृति बनाना थोड़ा आसान है। ठीक है, साथ ही वहां पर आखेट के लिए पशु मिलना ज्यादा आसान है, और साथ ही पत्थर तो बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो उससे औजार बनाना भी एक आसान हो जाता है। ठीक है, औजार के लिए मतलब आखेट करने के लिए पत्थर मिलना काफी आसान हो जाता है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो नवपाषाण काल का इसके एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जो छोटे छोटे फैक्ट हैं इसमें आपने ध्यान रखना। देखो खाद्य उत्पादक काल है, इसका मतलब कृषि का आविष्कार यहाँ पर हुआ है, और कृषि का पहला साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, बाकी पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ है। चिरांदेख जो स्थल पूछा जाता है बिहार में है। ठीक है, पत्थर की कुल्हाड़ी का उपयोग वहीं पर हुआ है, और साथ ही मध्य पश्चिम एशिया में, ठीक है, पश्चिम एशिया में खेती, बुनाई, कुंभकारी, भवन निर्माण आदि इस काल की प्रमुख विशेषता रही है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो आद्य ऐतिहासिक काल। अब देखो, अब चर्चा करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल जिसका हमें लिखित प्रमाण प्राप्त है। ठीक है, कुछ हद तक हमने पढ़ने में सफलता भी पाई है, लेकिन कुछ हद तक हम नहीं भी पढ़ पाए हैं। ठीक है, तो कई किताबों में, अलग अलग किताबों में अलग अलग इसमें दिया गया। ठीक है, देखो आद्य ऐतिहासिक काल में कहीं कहीं पर हड़प्पा सभ्यता को इसके अंतर्गत रखा गया है, और साथ ही वैदिक संस्कृति को भी रखा गया है, लेकिन कुछ किताबों में इसको उससे अलग किया गया। ठीक है, तो हम इसके साथ ही रखकर इसको पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में। इसमें देखो इसके भी दो भागों में हम इसको लेते हैं, इसको धातु युग भी कहा जाता है। ठीक है, धातु युग, क्योंकि यही वह काल है जब मानव ने धातु का सर्वप्रथम प्रयोग शुरू कर दिया था। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आ जाएगा देखो ताम्रपाषाण काल। ठीक है, काल, उसके अलावा देखो दूसरा आता है कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग जब कांस्य का प्रयोग हुआ था। तीसरा आता है लौह युग, जब लोहे का प्रयोग हुआ था। ठीक है, इस तरह से हम इसको देखते हैं। देखो सबसे पहला आता है इसमें ताम्रपाषाण काल, इसकी विशेषता यही है। ठीक है, मतलब धातु काल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस काल में सबसे पहले देखो तांबे के धातु का उपयोग हुआ, फिर कांसे का उपयोग हुआ, और फिर लोहे का उपयोग हुआ। यानी कि धातु मानव ने प्रयोग करना शुरू कर दिया था। हालांकि तांबा इतनी ठोस मजबूत धातु नहीं, काफी लचीली होती है। ठीक है, तांबा क्या होता है, काफी लचीला होता है, तो इसलिए मतलब इस काल में थोड़ा मुश्किल थी यहाँ पर, इसलिए हमने देखो पाषाण भी डाला, क्योंकि पत्थर का उपयोग ही होता था। तांबा प्रयोग तो कर लिया था, लेकिन वो काम कुछ नहीं आता, क्योंकि बहुत ज्यादा लचीला होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। देखो इस काल की ताम्रपाषाणकालीन कृषक संस्कृति, ताम्रपाषाणकालीन इसको कृषक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, कृषक संस्कृति, क्योंकि यहाँ पर कोई नगरीय व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, सामान्य ग्रामीण संस्कृति यहाँ पर थी। ठीक है, ग्रामीण और कृषक संस्कृति। ठीक है, इस काल की जो पहली विशेषता है देखो औजार किस किस के होते थे, तांबे। ठीक है, कुछ हद तक तांबे के औजार प्लस पत्थर। ठीक है, पत्थर तो था ही,
देखो औजार जो बने थे तांबे और पत्थर के, ठीक है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, ताम्र पाषाण काल, ठीक है, यानी कि जहां पर तांबे और पाषाण दोनों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला देखो इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है, ये आपका हो गया कंफर्म। मानव ने सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम ये आपने ध्यान रखना है, सर्वप्रथम 5000 ईसा पूर्व, ठीक है, 5000 ईसा पूर्व तांबे का प्रयोग किया था, ठीक है, तांबे का प्रयोग, यानी कि सबसे पहली जो धातु प्रयोग की थी मानव ने तांबा, और कब की थी, 5000 ईसा पूर्व लगभग, ठीक है, तो लगभग 5000 ईसा पूर्व इसने प्रयोग किया था। देखो ताम्र पाषाण संस्कृतियां कहती है, कृषक ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक है, कृषक ग्रामीण संस्कृति, मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं, कृषक ग्रामीण संस्कृति, ठीक है, संस्कृति थी। जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी ये कृषक ग्रामीण संस्कृति, ठीक है। और इस काल में, इस काल को क्या कहा जाता है, कैल्कोलिथिक, ठीक है, कैल्कोलिथिक भी इसको कहा जाता है, ठीक है, कैल्कोलिथिक काल, कैल्कोलिथिक काल भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैल्कोलिथिक काल भी इसको कहा जाता है, ठीक है, इसका अन्य नाम हो गया। और साथ ही यहाँ पर जो लोग थे, ठीक है, ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे, ग्रामीण समुदाय बनाकर, जो लोग थे वो ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे जो लोग थे, ठीक है। इसके अलावा साथ ही एक और चीज आपने ध्यान रखना है, पहाड़ी जमीन तथा नदियों के तट पर रहते थे, पहाड़ी जमीन प्लस नदी तट पर, ठीक है, नदी तट पर, मतलब पहाड़ों में रहते, पहाड़ों में भी कहा, नदी घाटी में, क्यों, सोचो, कृषक प्रधान संस्कृति है, इसका मतलब नदी तट पर रहेंगे तो वहां पर अधिक उपजाऊ जो मृदा है अधिक उपजाऊ होगी, ठीक है, कृषि की संभावनाएं ज्यादा होंगी। और पहाड़ी जमीन पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनको पत्थर प्राप्त हो रहा है औजार के लिए, तो दोनों का कनेक्शन हो गया, देखो अब आपस में, ठीक है, पहाड़ी जमीन पर रहते थे और साथ ही नदी तट पर भी इनके जो प्रमाण मिले, ठीक है, यहाँ पर ही रहते थे। देखो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, जो औजार होते थे तांबे और पत्थर के होते थे, और तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम 5000 ईसा पूर्व किया गया था, ठीक है, और मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी, तांबा। फिर देखो कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। अगला देखो कैल्कोलिथिक काल भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ग्रामीण समुदाय बनाकर ही रहते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय बनाकर, ठीक है, और साथ ही पहाड़ी जमीन पर ही रहते थे, पर्वतीय क्षेत्रों में और नदी तट पर, क्योंकि कृषि और मतलब कृषि पर ही निर्भर थे, साथ ही इनके जो औजार थे वो पत्थर के भी होते थे, इसलिए इनको पहाड़ी जमीन पर रहना, ठीक है, और नदी तटों पर रहना इनके लिए जरूरी था, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि मैं आपको इस काल की प्रमुख संस्कृतियों के बारे में समझा सकूं, ठीक है। ताम्र पाषाण कालीन महत्वपूर्ण संस्कृतियां, ठीक है, महत्वपूर्ण या प्रमुख संस्कृतियां, ठीक है, संस्कृतियां, तो कौन कौन सी संस्कृतियां इस काल में थी ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन महत्वपूर्ण संस्कृतियां। देखो इस काल की जो महत्वपूर्ण संस्कृतियां उसमें सबसे पहले कौन सी आती है, जोरवे संस्कृति, ठीक है, जोरवे संस्कृति। इसके अलावा देखो अलग अलग कुल 5 प्रकार की संस्कृतियां हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले है जोरवे, जोरवे संस्कृति, ठीक है। दूसरी कौन सी है, बनास या अहाड़ संस्कृति, ठीक है, बनास या फिर अहाड़, ठीक है, अहाड़ संस्कृति। इनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको जब आप बड़े एग्जाम में बैठते हैं तो आप वहां पर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तीसरा देखो कायथा संस्कृति, कायथा, ठीक है, कायथा संस्कृति। चौथी कौन सी, देखो मालवा संस्कृति, ठीक है, मालवा संस्कृति, ये पूछा जाएगा आपसे पक्का, ठीक है। और 5वां जो महत्वपूर्ण है वो है गणेश्वर संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति। तो 5 प्रकार की संस्कृति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहले जोरवे संस्कृति, ठीक है, जोरवे कहां पर थी, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में मिलती है, ठीक है। और यहां पर दैमाबाद, दैमाबाद इसका प्रमुख स्थल है, ठीक है, दैमाबाद एक इसका प्रमुख स्थल है। इसके अलावा देखो हड़प्पा का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, हड़प्पा का प्रभाव, हड़प्पा का प्रभाव, क्योंकि देखो जो ताम्र पाषाण काल है ना वो कांस्य युग के साथ साथ भी चला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ये जोरवे संस्कृति है सबसे काफी देर तक यानी कि 700 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल तक ये रही है जोरवे संस्कृति, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हड़प्पा का प्रभाव देखने को भी मिला है। यहाँ से कांसे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई है, ठीक है, दैमाबाद यहाँ से कांसे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। हालांकि है ताम्र पाषाण काल लेकिन कांसे की वस्तुएं, क्यों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के काल का भी इसमें प्रभाव देखा गया, ठीक है, कांसे की वस्तुएं प्राप्त हुई है, ठीक है। साथ ही देखो यहीं से रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति प्राप्त हुई है,
रथ चलाते हुए मनुष्य, ठीक है, मनुष्य की आकृति प्राप्त हुई है, ये यहां से प्राप्त हुआ, ठीक है। देखो रथ चलाता हुआ मनुष्य यहां से प्राप्त हुआ। इसके अलावा देखो इनाम गांव, इस काल में एक ताम्र पाषाण युग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी, कौन सी? इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव बस्ती, इनाम गांव बस्ती जो कि किस काल की है? ताम्रपाषाण काल की जोरवे संस्कृति से संबंधित है, ठीक है, इनाम गांव बस्ती। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और इस संस्कृति का लोप कब हुआ था? ठीक है, 700 ईसा पूर्व तक, 700 ईसा पूर्व तक रही थी, ठीक है, रही थी। कौन सी संस्कृति? जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण युग में सबसे काफी देरी तक जो रही है, कौन सी है? जोरवे संस्कृति। हालांकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो जोरवे संस्कृति लगभग 1400 ईसा पूर्व विलुप्त हो गई थी, लेकिन जो नहीं, ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति वो 1400 ईसा पूर्व विलुप्त हो गई थी, लेकिन जोरवे संस्कृति कब तक रही है? 700 ईसा पूर्व तक रही है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो जो बनास या अहाड़ संस्कृति, ये किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान से संबंधित है। सबसे पहला पॉइंट तो यही आएगा कि बनास या अहाड़ संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? कहां से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। इसको तांबावती भी कहा गया, ठीक है, इसे तांबावती, क्योंकि राजस्थान आपको पता है पहले से ही तांबे का प्रमुख स्थल रहा है, ठीक है, तांबावती भी इसको कहा गया है, ठीक है, तांबावती भी कहा गया है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है, इसे तांबावती भी कहा गया है। तीसरा, यहाँ के लोग पत्थर के बने घरों पर निवास करते थे, ठीक है, पत्थर के बने घर, जो राजस्थान में बनास या अहाड़ संस्कृति, यहाँ पर लोग पत्थर के बने घर में निवास करते थे, ठीक है। इसका एक स्थानीय केंद्र कौन सा था? स्थानीय केंद्र जो महत्वपूर्ण है, स्थानीय केंद्र कौन सा था? गिलुंद, ठीक है, गिलुंद। तो ये आपसे पूछा जा सकता है प्राचीन स्थल गिलुंद किस संस्कृति से संबंधित है? ठीक है, तो बनास या अहाड़ संस्कृति से संबंधित है। इसका एक स्थानीय केंद्र था गिलुंद, ठीक है। और यहां से तांबे की इस काल की, ठीक है, तांबे की बनी कुल्हाड़ियां, ठीक है, तांबे की बनी कुल्हाड़ियां इस काल की प्राप्त हुई। कहां से? बनास या अहाड़ संस्कृति। सबसे मतलब आसान चीज देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबा मिलता है, मतलब यहीं से तांबे की चीजें अधिक मात्रा में प्राप्त होंगी, ठीक है। कुल्हाड़ियां यहां से प्राप्त हुई हैं और चादरें, ठीक है, चादरें यहां से प्राप्त हुई हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राप्त तांबे की बनी कुल्हाड़ियां, चादरें इत्यादि यहां से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और जो आहार है इसका प्राचीन नाम क्या था? तांबावती, इसी का प्राचीन नाम था, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गया बनास या अहाड़ संस्कृति जो कि राजस्थान से मिली है, इसे तांबावती भी कहा गया, ठीक है। पत्थर के बने घर इस काल की एक प्रमुख विशेषता है, स्थानीय केंद्र गिलुंद, ठीक है, और तांबे की बनी कुल्हाड़ियां, चादरें इत्यादि यहां से प्राप्त हुई हैं। अगला देखो कायथा संस्कृति, ठीक है, कायथा संस्कृति कहां से मिली है? मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश से मिली है कायथा संस्कृति, ठीक है। यहां से प्राप्त मृद भांडों में एक पॉइंट आपको लिख लीजिए इसका, ठीक है, यहां से प्राप्त मृद भांड यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है, मृद भांड में प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा का प्राचीन हड़प्पा, ठीक है, मध्य हड़प्पा मतलब मुख्य हड़प्पा इसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसके पश्चात उत्तर हड़प्पा का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है, का प्रभाव देखने को मिलता है। यहां से जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं उनमें प्राक हड़प्पा का, मध्य हड़प्पा का और उत्तर हड़प्पा का प्रभाव देखने को मिलता है। काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है, ठीक है। अगला देखो, इसके अलावा आती है मालवा संस्कृति जो कि मालवा प्रदेश में थी, ठीक है, मालवा प्रदेश में, ठीक है, इस यहां पर ये विकसित रही थी, ठीक है, जिसमें प्रमुख स्थल कौन सा है? एक प्रमुख स्थल देखो, ये आपसे कई बार पूछा गया, ठीक है, प्रमुख स्थल कौन सा है? नवदा टोली, ठीक है, पहले यूकेपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, नवदा टोली वाला, ठीक है। और सभी में सर्वाधिक उत्कृष्ट, ठीक है, सर्वाधिक उत्कृष्ट कौन सी संस्कृति थी? उत्कृष्ट यानी कि जो भी इस काल की संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ जो आकृतियां या फिर जो श्रेष्ठ संस्कृति थी, जोरवे कहो या फिर बनास कहो, कायथा या फिर गणेश्वर, सब में जो श्रेष्ठ थी कौन सी थी? मालवा संस्कृति थी, ठीक है, सर्वाधिक उत्कृष्ट ये संस्कृति थी। इसके अलावा देखो, इस काल में विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य मिले, ठीक है, नवदा टोली से विभिन्न
ठीक है, कृषि फसलों के साक्ष्य, कृषि फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है, साक्ष्य प्राप्त। इसके अलावा देखो इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, नवदा टोली कहां पड़ता है, नर्मदा नदी के तट पर पड़ता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नवदा टोली कहां पड़ता है, नर्मदा नदी के तट पर, और किस राज्य में पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो प्रमुख स्थल इसका नवदा टोली रहा है। इसके अलावा देखो एरण और कायथा भी इसके प्रमुख स्थल रहे हैं, और कायथा पे भी एरण, ये सब, ठीक है, आसपास की संस्कृति, मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र का मिलन बिंदु, ठीक है, उसके आसपास की संस्कृतियां हैं दोनों। तो ध्यान रखिएगा, मालवा संस्कृति यहाँ का जो प्रमुख स्थल नवदा टोली, और जो मालवा संस्कृति है, सभी जो संस्कृतियां हैं ताम्रपाषाणकालीन में, श्रेष्ठ संस्कृति कौन सी है, मालवा संस्कृति, ठीक है। और नवदा टोली से विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य मिले, जो कि महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर मिलता है। इसके अलावा देखो यहीं से गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर इत्यादि जो भी फसलें हैं उनके उगाने का साक्ष्य, उनका प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। लास्ट है इसमें गणेश्वर संस्कृति, जो कि कहां से मिली है, राजस्थान से मिली है, ठीक है, राजस्थान से मिली है। और ये हड़प्पा निवासी, जो हड़प्पा निवासी थे, उनको गणेश्वर संस्कृति के लोग तांबे की आपूर्ति करते थे, ठीक है, उनको तांबे की, मतलब तांबा उन्हें प्रदान करते थे, उन्हें तांबे की आपूर्ति करते थे, कौन, गणेश्वर संस्कृति के लोग, ठीक है। कहां से मिली है, राजस्थान से मिली है। तो ये हो गया देखो ताम्रपाषाणकालीन महत्वपूर्ण संस्कृतियां कहां कहां से प्राप्त हुई हैं। जोरवे संस्कृति है महाराष्ट्र में, देखो बनास संस्कृति, राजस्थान, कायथा संस्कृति मुख्यतः मध्य प्रदेश, मालवा संस्कृति जो कि मालवा प्रदेश, और गणेश्वर संस्कृति राजस्थान से प्राप्त हुई है, ठीक है। अब देखो ताम्रपाषाण जो काल है, इसका महत्व क्यों है भारतीय इतिहास में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो ताम्रपाषाण काल का महत्व क्यों है, क्या इसका महत्व है। सबसे पहला धातु का उपयोग, ठीक है, धातु का उपयोग, धातु का उपयोग इस काल का सबसे बड़ा एक विशेषता भी है, ठीक है, एक महत्व भी है भारतीय इतिहास के लिए, ठीक है। धातु का उपयोग यहाँ पर आरंभ हुआ था। दूसरा देखो ग्रामीण संस्कृति का विकास, ठीक है, ग्रामीण संस्कृति का विकास, ठीक है। कोई संस्कृति यदि विकसित होगी तो ग्रामीण बस्तियां, यानी कि बड़ी बड़ी बस्तियां इसके लिए, ठीक है, बड़ी बड़ी बस्तियां, बड़ी बड़ी, ठीक है, बस्तियों का विकास, बड़ी बड़ी बस्तियों का विकास, यानी कि मानव अब ग्रुप में रहने लगा, ठीक है, बड़ी बड़ी बस्तियां विकसित करके रहने लगे, बड़ी बड़ी बस्तियों का विकास, ठीक है। बड़े पैमाने पर खेती का आरंभ हुआ, बड़े पैमाने पर खेती का आरंभ, ठीक है, बड़े पैमाने पर खेती का आरंभ इसी काल में हुआ था, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो किलेबंद बस्तियों की शुरुआत, ठीक है, बस्तियों को किलेबंद करने की शुरुआत, बस्तियों को किलाबंद करने की शुरुआत, ठीक है, किलाबंद करने की शुरुआत, मतलब यहां तक आते आते मानव स्वयं की सुरक्षा के लिए भी अब सोचने लगा कि कहीं कोई, क्योंकि देखो कृषि हो रही है तो हो सकता है कोई लुटेरा आ जाए, ठीक है, अनाज रखा है उसको लूटने के लिए, और तो कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन अनाज को रखने के लिए लुटेरे जरूर आ सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए बस्तियों को किलाबंद करने की शुरुआत भी किस काल में हुई थी, ताम्रपाषाण काल में, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं भी है और इसी काल का एक महत्व भी है, ठीक है। साथ ही देखो मांस इत्यादि का भी भारी मात्रा में इस काल में प्रयोग होता था, ठीक है। तो भारतीय इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में जो बस्तियों को किलाबंद करने की शुरुआत हुई है कहां से मिलती है, ताम्रपाषाण काल से मिलती है, ठीक है, जिसमें देखो कायथा और एरण, कायथा और एरण, ठीक है, दो महत्वपूर्ण बस्तियां यहां से प्राप्त, इस काल की जो किलाबंद बस्तियां हैं वो प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अब देखो इसकी दुर्बलताएं, दुर्बलताएं यानी कि कमजोरियां, ताम्रपाषाण काल के मानव की कमजोरियां क्या कहती है, ठीक है। यदि आप बड़े एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर आपको पूछने को मिल सकता है, ठीक है, वन लाइनर टाइप के या फिर जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जहां पर यदि आप मेंस वगैरह लिखते हैं तो वहां पर आपके काम जरूर आएगा, ठीक है। इस काल में क्या क्या मतलब दुर्बलताएं थी, पशुओं का प्रयोग, ठीक है, पशुओं का प्रयोग, पशुपालन क्यों होता है, केवल मांस के लिए, केवल मांस हेतु, ठीक है। देखो पशुओं का प्रयोग केवल मांस के लिए क्या होता है, यानी कि पशु पालेंगे उनको मार के खा जाएंगे बाद में, इनका कृषि में या फिर अन्य चीजों में प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता था, ठीक है। कृषि के लिए इनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता था, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। पशुपालन का प्रयोग जो होता था केवल मांस के लिए होता था, ठीक है। दूसरा जो इस काल की, ये नगरों में नहीं रहते थे, ठीक है, नगरों से अपरिचित थे, अपरिचित थे,
ठीक है, नगरों से अपरिचित थे, ये आपने ध्यान रखना है। तीसरा जो इस काल की विशेषता थी, पूर्णतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पूर्णतः ग्रामीण, ठीक है, अर्थव्यवस्था। ये भी इनकी एक दुर्बलता थी, ठीक है, पूर्णतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। केवल जो धातु थी केवल, ठीक है, तांबे के प्रयोग से परिचित थे, तांबे के प्रयोग से परिचित। देखो यदि तांबे के प्रयोग से केवल परिचित थे तो इनके लिए मुश्किल था, ठीक है, अच्छे कृषि उपकरण बना पाना या फिर अच्छे हथियार बनाना इनके लिए मुश्किल था, ठीक है। तो तांबे, क्योंकि तांबा काफी लचीला होता है, काफी हल्की धातु होता है, तो तांबे के प्रयोग से ही ये केवल परिचित थे, इसलिए अच्छे कृषि उपकरण और अच्छे हथियार नहीं बना पाते थे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और पांचवा देखो, झूमिंग खेती तक सीमित थे, ठीक है, झूमिंग खेती तक सीमित, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, झूमिंग खेती तक ये सीमित थे। और चूंकि तांबे से परिचित थे तो इसलिए अच्छे कृषि उपकरण ये नहीं बना पाते थे, इनके पास लौह उपकरण, कृषि के लिए लौह उपकरण जो कि काफी जरूरी होता है, ठीक है, उससे बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, ठीक है, लोहे से परिचित नहीं थे, तो इसलिए इनके पास अच्छे कृषि उपकरण नहीं थे, ठीक है। लिखने की कला नहीं जानते थे, ये भी आपने ध्यान रखना है, लिखने की कला से अपरिचित, लिखने की कला से अपरिचित, ठीक है, तो लिखने की कला से अपरिचित थे, इन्हें उतनी अच्छी लिखने की जो कला थी वो इन्हें इतनी अच्छी नहीं आती थी, ठीक है। और साथ ही इस काल में देखो ये दीर्घजीवी नहीं थे, ठीक है, दीर्घजीवी नहीं थे, यानी कि बच्चे जो इनके छोटे छोटे बच्चे होते थे वो क्या कुपोषण इत्यादि का शिकार होते थे, ठीक है, तो दीर्घजीवी नहीं थे, मतलब ज्यादातर बीमारियों का शिकार रहते थे, तो इसलिए भी ये भी इस काल की एक प्रमुख दुर्बलता थी, ठीक है। देखो पशुओं का प्रयोग केवल मांस है, तो यानी कि ये मतलब पशुपालन में दुग्ध उत्पादन तक नहीं करते थे, ठीक है, ये उससे भी अपरिचित थे। दूसरा, नगरों से अपरिचित थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी इनकी पूरी, ठीक है, केवल तांबे का प्रयोग से परिचित थे, अन्य धातु का प्रयोग नहीं था, ठीक है, और झूमिंग खेती तक ही सीमित थे, और साथ ही लिखने की कला से अपरिचित थे, और दीर्घजीवी नहीं थे। तो ये हो गई इस काल की दुर्बलताएं और इस काल का महत्व, ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा अगली क्लास जो होगी वो होगी देखो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, पूरा इसी तरह जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।